Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. Welcome to another video lecture जिसमें हम लोग क्लास 10 यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और आज का मेरा लेक्चर नंबर है 27th। जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, दोनों तरह में क्या डिफरेंसेस हैं और इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हमने वेरियस डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात की थी और उसके अलावा अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन किया था द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिस्टम्स और दोनों सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से दोनों सिस्टम काम करते हैं। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि इन द प्लांट्स द नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट और प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि इंसानों के अंदर किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है। एज वी ऑल नो कि जो इंसान हैं द ह्यूमन बींग्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनके अंदर जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, हाईली कोऑर्डिनेटेड है और ये जो है हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से अगर हम लोग हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी प्रेजेंट है। चलते हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो हम लोग पहले अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बेसिक मॉडल जो है, जो हम एक्सप्लेन करेगा वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से स्टिमुलस रिसीव किया जाता है बाय द सम सेंस ऑर्गेन्स, और वो सेंस ऑर्गेन फिर एक मैसेज भेजते हैं कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर जो हैं फिर उसी हिसाब से रिस्पांस क्रिएट करते हैं और मैसेज भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्व इम्पल्स टू द इफेक्टर्स, और रिस्पांस हमें मिलता है। ये एक बेसिक मॉडल है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर हम लोग इन स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या दूसरे कुछ हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स की बात करते हैं, तो देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग प्रीवियस वीडियोस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल सिस्टम था, जो उनका कोऑर्डिनेटर था, हमने कहा था दो इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जितना भी रिस्पांस, जितना भी स्टिमुलस मिलता है वो या तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाया जाता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फिर उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, उस हिसाब से रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं और नर्व इम्पल्स के थ्रू वो रिस्पांस जो है वो इफेक्टर्स तक पहुंचाया जाता है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इंसानों के नर्वस सिस्टम की, तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इंसानों के नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं, उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और बकाया बॉडी पार्ट्स के अंदर जो न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे। अब अगर हम लोग बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इट कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। इसके अंदर कोऑर्डिनेटर्स प्रेजेंट हैं जो कि पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट करने के काम आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर वो तमाम नर्व्स प्रेजेंट होंगी जो कि इन कोऑर्डिनेटर्स से अराइज करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज करती हैं और पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक स्प्रेड होती हैं। यह जो आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का दैट इज़ न्यूरॉन। जितना भी नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम लोग न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं, दीज आर द पाथवेज जिनके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। द नर्व इम्पल्स इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑर्डिनरी सेल। वो ऑर्डिनरी सेल के ऊपर से पास नहीं होती, उसको स्पेशल सेल्स की ज़रूरत है जिनके अंदर वो स्पेशल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि उस नर्व इम्पल्स को पास करने में हेल्प और करती हैं। तो ये है वो सेल है न्यूरॉन्स, जिन्हें हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं इन पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को।
सो अब हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामाइन करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग ये डिवीजन्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हमें इस नर्वस सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग इसके बेसिक पार्ट, इसका बेसिक यूनिट न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरॉन है क्या, किस तरह से इसका सेल बाकी सेल्स जो ऑर्डिनरी बाकी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनसे डिफरेंट है, और किस तरह से ये नर्व इम्पल्स को कैरी करने में हेल्प करता है। सो वी विल लुक एट इट इन टू डिटेल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दीज आर द स्पेशल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम। बॉडी के अंदर जहाँ पे भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन्स आर नॉट लाइक द ऑर्डिनरी सेल्स दैट कंपोज आवर होल बॉडी। न्यूरॉन्स की या फिर नर्व सेल्स की बात करते हैं, दोनों सेम ही सेल का नाम है। तो दीज आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट ये न्यूरॉन्स हैं। इफ़ न्यूरॉन्स आर एब्सेंट तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम क्रिएट नहीं हो सकता, बिकॉज न्यूरॉन्स एक्ट एज अ पाथवे। ये वो रास्ता प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं जिसके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर सकती है। सो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स। इनके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, जो पूरे नर्वस सिस्टम को मिलकर बनाते हैं। ना सिर्फ न्यूरॉन्स बल्कि सपोर्टिंग सेल भी प्रेजेंट होते हैं। उन सपोर्टिंग सेल का फंक्शन क्या है कि वो इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, इन न्यूरॉन्स के लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं। सो दोज सेल्स जो कि न्यूरॉन्स के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एक है न्यूरॉन सेल जो कि मेन रोल प्ले करते हैं, मेन सेल है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के, और दूसरे हैं न्यूरोग्लियल सेल जिन्हें हम लोग सपोर्टिंग सेल का नाम भी देंगे, बिकॉज दे सपोर्ट, दे प्रोटेक्ट द सेल्स, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज दे प्रोवाइड द फूड। अगर न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि ये नर्व इम्पल्स को कैरी कर सकते हैं, इसको कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स इनके ऊपर से गुजर सकती है। सो हम लोग जब नर्वस कोऑर्डिनेशन का पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले स्टिमुलस रिसीव होता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स, और उस मैसेज को नर्व इम्पल्स की मदद से कोऑर्डिनेटर को भेज दिया जाता है, और कोऑर्डिनेटर से वो मैसेज फर्दर आगे जाता है इफेक्टर्स की तरफ। तो वो जो पूरी नर्व इम्पल्स ने गुजरना है, रास्ता है, वो पूरा इन न्यूरॉन्स ने बनाया होता है। इट इज़ प्रेजेंट, दीज न्यूरॉन्स या दीज नर्व सेल्स दे आर प्रेजेंट इन आवर हैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स, जहाँ से ये डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, और उस हिसाब से वो नर्व इम्पल्स का मैसेज बनाएंगे और उसको एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करते हुए उसको ब्रेन तक पहुंचा देंगे या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से द वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर टाइप्स ऑफ ब्लड बॉडी सेल्स। तो ये जो इन्हीं की मदद से हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो पूरी बॉडी से कोऑर्डिनेट करता है, और वो पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जिसमें रिसेप्टर्स हैं, इफेक्टर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इफ़ न्यूरॉन्स आर एब्सेंट तो नर्वस सिस्टम नहीं काम कर सकता। अगर हमारी बॉडी पार्ट में से किसी पार्ट से न्यूरॉन ख़त्म हो जाएं या डैमेज हो जाएं तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं काम करेगा, एंड दैट पार्ट ऑफ द बॉडी will not be able to conduct the nerve impulses, it will not be able to respond to the nerve impulses that are coming from the brain, and it will not be able to give the message या receive the stimulus from the external environment। जो अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, दिस इज़ द न्यूक्लियस दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, और इसके अलावा जो इधर आउटर स्पेस है इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज़ लोकेटेड इन द सेल बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, मीन्स दिस पोर्शन, इसको हम लोग सेल बॉडी का नाम देते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डिफरेंट प्रोसेसेस दे एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी से मुख्तलिफ दोनों साइडों पे एक्सटेंशन निकलती हैं। एज यू कैन सी दीज एक्सटेंशंस दैट आर स्मॉलर इन साइज, और ये जो एक्सटेंशन एक सिंगल लार्ज एक्सटेंशन है दैट इज़ बिगर इन साइज। ये जो स्मॉलर एक्सटेंशंस हैं इनको हम लोग डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, और ये जो बिगर एक्सटेंशन है इसको हम लोग एक्सॉन का नाम देते हैं।
जो डेंड्राइट्स हैं इनका क्या काम है कि दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। एज यू कैन सी दैट इज डिपिक्टेड थ्रू दीज एरोस कि मुख्तलिफ यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ। ये नहीं है कि न्यूरॉन्स आर ओनली प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन। वे जब गैदर्ड हैं, जब ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो एक दूसरे को जब इन्होंने नर्व इम्पल्स को भेजना है तो नर्व इम्पल्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये दूसरे न्यूरॉन से होती हुई डेंड्राइट तक आएगी इस सेल के, और डेंड्राइट से कंडक्ट होगी सेल बॉडी से, फिर सेल बॉडी से होती हुई जाएगी एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन से होते हुए फर्दर आगे यहाँ पे नया सेल या दूसरा सेल कनेक्टेड होगा, उस तक ये पहुँच जाएगी। और इस तरह से नर्व इम्पल्सेस कैरी की जाती हैं फ्रॉम द डेंड्राइट टूवर्ड्स द एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स को लेके आता है सेल बॉडी की तरफ, और एक्सॉन का क्या काम है कि इट टेक्स द इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। अब मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ नर्व इम्पल्स का। ये नर्व इम्पल्स है क्या जो कंडक्ट की जाती है, जो कि एक मैसेंजर है, एक मैसेज है जो कि नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये मैसेज ना होगा, नर्व इम्पल्स ना होगी, तो नर्वस सिस्टम में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ना कर पाएंगे। तो नर्व इम्पल्स जो है एक्चुअली एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो कि ट्रैवल करती है थ्रू द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यानी कि इस तरह यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है बाय ट्रैवलिंग थ्रू आउट द न्यूरॉन लेंथ। उसकी लेंथ से ट्रैवल होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने कुछ और नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसमें माइलिन शीथ है, शॉन सेल्स हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं। ये क्या है, ये जो शॉन सेल्स हैं ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। मैंने कहा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पे कंपोज्ड है। एक है न्यूरॉन्स जो कि बेसिक पार्ट हैं, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट हैं पूरे नर्वस सिस्टम के, और दूसरे हैं न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं। वो सपोर्ट करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। ये जो शॉन सेल्स हैं ये वो स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे उसके एक्सॉन पे प्रेजेंट होंगे। डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट नहीं हैं बल्कि एक्सॉन पे प्रेजेंट हैं। इनको हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स या फिर शॉन सेल्स का नाम देते हैं। ये जो शॉन सेल्स हैं ये एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर जो है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फैटी लेयर को हम लोग माइलिन शीथ, माइलिन का एक कवर, वो फैटी लेयर होती है, माइलिन शीथ जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक्सॉन के ऊपर ये सिक्रीट कर देती है और इस तरह से एक्सॉन कवर्ड अप हो जाता है इस माइलिन शीथ के साथ। ये जो माइलिन शीथ का एरिया है मीन्स दिस माइलिन शीथ इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इट इज़ एंडिंग हेयर, और यहाँ पे दरमियान में थोड़ा सा एरिया है जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह इट इज़ इस साइड पे यहाँ पे दरमियान में आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया ऐसा है जिधर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पोर्शन है बिटवीन द शॉन सेल जिसके ऊपर फैटी लेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड पार्ट कहेंगे एक्सॉन का, उसको हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। जो माइलिन शीथ है एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ द फैट। तो क्योंकि ये फैटी लेयर है तो इसलिए एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इंसुलेटर क्या है, वो मतलब कि वो चीज़ है जिसके ऊपर से नर्व इम्पल्स गुजर नहीं सकती। तो ये जो माइलिन शीथ है ये भी एक इंसुलेटर है। इसका मतलब कि नर्व इम्पल्स कैन नॉट बी कंडक्टेड थ्रू दिस शीथ, वो इन शीथ के अंदर से गुजर नहीं सकती। ये शीथ उस नर्व इम्पल्स को कैरी नहीं कर सकता। तो इस तरह के इम्पल्सिस क्या करती हैं कि व्हेन दे रीच ओवर हेयर दे विल स्टार्ट, क्योंकि अब आगे इंसुलेटर आगे है, इनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं, तो दे विल स्टार्ट टू जंप। इट विल जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन इट विल जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन इट विल जंप फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से वो जंप करती हुई ये इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं। इन इम्पल्सेस को जो कि जंप करके जाती हैं, वाई, क्योंकि उस न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है जो कि उनको नॉर्मली ट्रैवल नहीं करने देता, तो इसीलिए इन इम्पल्सेस को जंप करना पड़ता है। इस तरह के इम्पल्सेस को सॉल्टेटरी इम्पल्सेस या फिर जंपिंग इम्पल्सेस कहा जाता है। तो सॉल्टेटरी इम्पल्सेस क्या हैं कि बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द शॉन सेल्स, जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर से नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई वहाँ पे जो इम्पल्सेस हैं वो जंपिंग इम्पल्सेस होंगी, यानी कि वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट के ऊपर से जंप करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाती हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है न्यूरॉन्स का
उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा अबाउट द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वो हिस्से हैं न्यूरॉन के जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं फ्रॉम अदर सेल और सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके आती हैं, जबकि एक्सॉन बॉडी सेल का वो हिस्सा है जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एक सेल से दूसरी सेल पे ये नर्व इम्पल्स कैरी की जाती है। इसी तरह मैंने आपको न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बताया है, जिन्हें हम लोग शॉन सेल्स भी कहते हैं, जो कि एक्सॉन्स पे प्रेजेंट है। ये स्पेशल एक फैटी लेयर सिक्रिएट कर देती हैं जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, जो कि एक्सॉन को जगह जगह पे कवर अप कर देती है। अब यहाँ पे जो नॉन माइलिनेटेड एरिया होगा एक्सॉन का, जिसके ऊपर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और जो माइलिन शीथ है इट डज़ नॉट अलाउ बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर, तो इसके ऊपर से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर पाती, इसीलिए यहाँ पे जो इम्पल्सेस पहुँचती हैं वो जंप करना शुरू कर देती हैं नोड्स ऑफ रेनवियर से, और इस तरह की जो इम्पल्सेस होती हैं वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती हैं, तो इसलिए हमें लोग इनको सॉल्टेटरी इम्पल्सेस कहते हैं। यहाँ तक होगी। इसके बाद आपने एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है कि जिस तरह अगर हम लोग अपने ऑर्डिनरी बॉडी सेल्स की बात करते हैं, उनके अंदर क्या प्रोसीजर प्रेजेंट है कि दे कैन डिवाइड अगेन। अगर आपके जिस्म पे कहीं चोट आई है, फिंगर पे कोई कट आया है, तो वहाँ पे सेल्स डैमेज हो गए हैं, बट आफ्टर सम टाइम सेल्स दोबारा डिवाइड होके स्किन जो है पूरी स्मूथ हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। बट इन द केस ऑफ द न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, क्योंकि एक प्रोटीन है, जबकि एक प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, वो प्रमोट करती है रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल्स, क्योंकि नेचुरली ये नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, इनको फिर स्पेशली प्रोटीन दी जाती है जो कि इनको दोबारा डिवाइड करने में हेल्प करती है। अब हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर उसके ब्रेन सेल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको ये प्रोटीन दी जाती है ताकि उनके अंदर जो ब्रेन सेल है वो रिपेयर किए जा सके। और ये प्रोटीन बनती किस तरह से, एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स से निकाल के ये प्रोटीन बनाई जाती है। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं दे कैन नॉट डिवाइड, दे कैन नॉट रिपेयर देम सेल्फ, वंस दे आर डैमेज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिपेयर देम सेल्फ, लेकिन प्रोटीन की मदद से कुछ हद तक इस नुकसान को कम किया जा सकता है। सो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।